हेलो नमस्कार। मैं पवन नागर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पवन नागर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति एवं गुण। पदार्थ की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। पदार्थ वह वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें द्रव मौन हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की विशेषता क्या क्या होता है? पदार्थ को पहले से बांट लेंगे दो पार्ट में। एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। पदार्थ की अवस्था भौतिक आधार पर प्रायः तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। लेकिन दो अवस्था और बढ़ गया है। चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पांचवी अवस्था जो है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पांच अवस्था भी है। रासायनिक आधार पर अगर बांटें तो तीन प्रकार का होता है। इसमें भी तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को अगर बांटे तो ये भी तीन प्रकार का होगा: धातु, उपधातु और अधातु। यौगिक बांटे ये भी दो प्रकार का होगा: कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण भी दो प्रकार का होगा: समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब हम लोग आए थे पहले भौतिक आधार पर। पदार्थ की क्या क्या विशेषता होता है? पदार्थ के विशेषता पदार्थ की तीन चार व्यवस्था लगभग देख लेते हैं। पहला, यह स्थान घेरती है। स्थान घेरती है। दूसरा, इसमें द्रव्यमान होता है। तीसरा, इसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। जड़त्व क्या होता है?
आप लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम देता है। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में रहता है, मान लीजिए एक किताब है या कोई वस्तु रखा हुआ है, ये अस्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक इस पर हम धक्का ना दें, बाहरी कोई बल ना लगाएंगे तब ये खिसक कर मान लिया जाए यहाँ आ जाएगा। तो जड़त्व यही है। अगर गतिशील मान लिया ये चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक इसको कोई बाहरी फोर्स लगाकर इस पर धक्का ना दिया जाए। तो ये हुआ जड़त्व का गुण। जैसे एकाएक बस का खुलता है तो एकाएक यात्री पीछे की ओर झुकता है, क्योंकि यात्री तो बैठा हुआ है, वह हमेशा बैठे रहने की प्रवृत्ति में रहेगा। बस चल दिया तो बस चला तो आगे गया, लेकिन वो बैठे रह जाता है व्यक्ति, इसलिए पीछे की ओर झुक जाता है। यही है जड़त्व का नियम। या फिर चलती गाड़ी बस है, एकाएक ब्रेक लिया, गाड़ी रुक गया और आदमी आगे की ओर झुक गया। ये हुआ जड़त्व का यही नियम होता है, या प्रथम गति का प्रथम नियम। प्रत्यवस्था का गुण हो जाता है प्रत्यवस्था। पदार्थ में प्रत्यवस्था का गुण पाया जाता है। प्रत्यवस्था मतलब इसको हम पूरा लगा दिए, यहाँ तक लगा फिर यहाँ आपस आ जाए, ये हुआ प्रत्यवस्था। अगर इसे कर दिए प्रत्यवस्था मतलब टूट गया तो समझिए वो प्रत्यय गुण खत्म हो गया, वो कभी वापस अपना पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। कोई तार है, ये मान लीजिए तार है, इसको लगा के ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, अब फिर छोड़ देंगे तो फिर सीधा हो जाएगा। ये प्रत्यवस्था का गुण है। तो पदार्थ में प्रत्यवस्था का गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, स्थान शक्ति है, द्रव्यमान होता है, और पदार्थ की अवस्था ठोस और द्रव से गैस, गैस से द्रव, इसको बदल सकते हैं किसके द्वारा? ऊर्जा देकर। ऊर्जा देकर पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ऊर्जा मीन्स या तो दाब लगाकर या तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, दाब या ताप बढ़ाकर पदार्थ की जो अवस्था को चेंज कर सकते। मान लीजिए पानी है, पानी को एकदम ठंडा कर देंगे तो बर्फ़ हो जाएगा, अब बर्फ़ को फिर गर्म कर देंगे तो ये फिर पानी हो जाएगा, पानी को गर्म करेंगे तो ये वाष्प मतलब गैस बन जाएगा, इसको गर्म कर देंगे तो गैस, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ हो जाएगा। तो ताप या ऊर्जा देकर या दाब बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। इसे छूकर या देखकर महसूस कर सकते हैं। इसे छूकर या देखकर महसूस किया जा सकता है। जो अंधा रहेगा वो छू कर भी, आंख बंद करके इसे छू करके हम महसूस कर सकते हैं, और जिसे दिखता है वो देख कर भी महसूस कर सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं। ये पदार्थ की कुछ विशेषताएं हैं। अब ठोस, द्रव और गैस की क्या क्या विशेषता है, तीनों का देख लेते हैं हम लोग। मुझे सॉलिड है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में क्या क्या अंतर है? ठोस इसको सॉलिड इंग्लिश में कहते हैं, द्रव लिक्विड कहते हैं, गैस को गैस ही कहते हैं। तीनों में क्या है, इसका आकार कैसा होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और इसका गैस का भी आकार अनिश्चित होता है।
क्योंकि द्रव है, द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसी के साइज का आकार धारण कर लेंगे। मान लीजिए बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के जैसा हो जाएगा, गिलास में रखेंगे गिलास के जैसा होगा। गैस का भी निश्चित नहीं है, उसको इसे छुएंगे तो आकार निश्चित है नहीं, पकड़ाएगा ही नहीं। तो ठोस को निश्चित आकार होता है, जैसे किताब कॉपी, मान लीजिए ठोस है, इसका एक निश्चित आकार है। आयतन, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। इसका द्रव का आयतन वो निश्चित होता है, जिस बर्तन में रखेंगे वही इसी का आकार का हो जाएगा। गैस को भी हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार का हो जाएगा। इसका अपना कोई निश्चित आकार न होता है, न ही आयतन होता है। आकार होगा, आयतन हो गया। अब आणविक दूरी, आणविक दूरी इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसमें ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा इसमें होता है आणविक दूरी। गैसों में आणविक दूरी सबसे ज़्यादा होता है। आणविक दूरी मतलब मान लीजिए ठोस है, इसके अणु कण जो होता है इसके बीच एकदम सबसे कम ठोस में दूरी होता है। दो कण के बीच का जो दूरी होता है एकदम कम होता है। ये हुआ ठोस सॉलिड। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मान लीजिए एक कण यहाँ है, दूसरा कण यहाँ होगा, तीसरा कण यहाँ, चौथा यहाँ। दूरी देखिए दोनों के बीच एक इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा है। और गैस में और ज़्यादा होगा, दूर दूर तक होगा। एक कण यहाँ है, दूसरा कण यहाँ, तीसरा कण यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, ऐसे करके रहेगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये हुआ दो कण के बीच की दूरी सबसे कम होता है ठोस में। ठोस की अपेक्षा द्रव में ज़्यादा होता है, द्रव की अपेक्षा गैस में सबसे ज़्यादा होती है। आकर्षण बल, आकर्षण बल, मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स। इंट्रा मतलब अंदर, जो ये दोनों कण के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा, जितना नज़दीक होगा उतना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग को मालूम है G/m1/m2 बटा दोनों के बीच की दूरी। जितना दूर कण के बीच की दूरी कम रहेगा उससे ज़्यादा ये आकर्षण बल लगेगा। तो इसमें सबसे कम दूरी है दो कण के बीच, इसमें ज़्यादा, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम होगा। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स इसमें सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होगा, ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होगा, क्योंकि इसमें दूरी देखिए दो कण के बीच थोड़ा सा बढ़ गया। दूरी और ये आकर्षण बल दोनों के बीच देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये बढ़ गया, दूरी बढ़ा तो ये घट गया। तो इसलिए आकर्षण बल जो है दो कणों के बीच ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा द्रव में कम होगा और इसमें सबसे न्यूनतम होगा। क्योंकि इसमें दूरी देख लीजिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे न्यूनतम होगा। ठोस, द्रव और गैस हम लोग भौतिक अवस्था 3 हो गया। चौथा होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। इसमें जो पदार्थ होता है
इसका परमाणु जो था आयन की अवस्था में होता है। ठोस उच्च ताप पर प्लाज्मा वाले परमाणु आयन के रूप में पाया जाता है। आयन के रूप में पाया जाता है। आयन मतलब या तो धनायन या तो ऋणायन, इस रूप में पाया जाता है। इसका भी कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। इसका भी निश्चित आयतन एवं आकार नहीं होता है। आयतन एवं आकार नहीं होता है। यह उच्च ताप पर पाया जाता है। प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए बहुत टेम्परेचर हाई होना चाहिए तब, और इसका जो आयन की अवस्था में पाया था, जो परमाणु पाया था वो आयन की अवस्था में पाया जाएगा। पांचवी अवस्था था BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तो उच्च ताप पर हो गया, ये हो गया निम्नतम ताप पर, एकदम निम्नतम ताप पर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। निम्नतम ताप होता है 0 डिग्री केल्विन या फिर 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टेम्परेचर कभी भी प्राप्त नहीं किया, ये सैद्धांतिक टेम्परेचर है। इसे कभी भी व्यवहारिक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस टेम्परेचर तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, -273 डिग्री टेम्परेचर तक संभव ही नहीं। ये सिर्फ सैद्धांतिक है, आदर्श टेम्परेचर है। इस तापमान तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तापमान तक पहुंचा नहीं जा सकता है। यह सैद्धांतिक ताप है। यह सैद्धांतिक टेम्परेचर है। मतलब व्यवहार में इतना कम तक जा ही नहीं सकता है। -0 डिग्री टेम्परेचर में पानी बर्फ में जम जाता है, अब -273 संभव ही नहीं है। सिर्फ एक आदर्श टेम्परेचर है। यहाँ पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी निश्चित आयतन और आकार नहीं होता है। इसका भी आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका भी नहीं होता। चौथा और पांचवी अवस्था जो है पदार्थ की, उसमें न तो निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन भी नहीं होता है। इससे उच्च ताप पर प्राप्त करते हैं। इसको निम्नतम ताप, निम्नतम मतलब -273.16 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना ठंडा करना संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। ये सैद्धांतिक टेम्परेचर है। -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम निम्नतम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर अर्धचालक की चालकता क्या होगा बताइए? अर्धचालक की चालकता क्या होगी?
बताइए आप लोग। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा तो चालकता कंडक्टिविटी इसका उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, चालकता घटेगी, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। टेम्परेचर जो जो जाएगा टेम्परेचर, इसका प्रतिरोध घटेगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा टेम्परेचर का, इसका प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध घटेगा टेम्परेचर बढ़ने से, और घटेगा अगर टेम्परेचर घट गया तो ये बढ़ेगा। 1/T। टेम्परेचर घटते घटते एकदम मान लीजिए 200 - 273 डिग्री 0.14 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएंगे तो ये टेम्परेचर घटेगा, इसका मान बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। टेम्परेचर का माइनस चल गया 273 तो ये रेसिस्टेंस होता है बहुत हाई हो जाएगा। ये हाई जैसे हो जाएगा एकदम, इतना एकदम अनंत के लगभग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा, यानी अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाएगी। अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाएगी। चालकता शून्य अथवा कुचालक हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक हो जाएगा। यहीं से ये आ रहा है। अर्धचालक की ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है, ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप घटते 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 -0 डिग्री आएगा, 0 से भी धीरे धीरे कम होते होते -273 आएगा। ये तो बढ़ रहा है, ये घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और -273 रहते तो एकदम बहुत हाई हो जाएगा, यहाँ पर एकदम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ कंडक्टिविटी संभव ही नहीं है, चालक संभव ही नहीं। तो चालक 0 हो गया तो कुचालक हो गया। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्धचालक की चालकता शून्य या विद्युत का कुचालक होता है। नोट करके लिख लीजिए। टेम्परेचर बढ़ने पर अर्धचालक की रेसिस्टेंस प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चालकता अर्धचालक के लिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और 273 - 273.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्धचालक कुचालक होता है। इससे कम टेम्परेचर संभव ही नहीं है, इसे तो इसको व्यवहारिक रूप में इसे तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं। एक होता है अति चालकता, अति चालकता इसका मतलब होता है प्रतिरोध 0 हो जाता है, रेसिस्टेंट 0 हो जाता है। इसमें जो था इस पर रेसिस्टेंट बहुत हाई हो जाता है,
अर्धचालक के लिए। अति चालकता में रेसिस्टेंस 0 हो जाता है और चालकता बहुत हो जाता है, चालकता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 4.2 के इतना टेम्परेचर पर जो होता है पारा अति चालक हो जाता है। अति चालकता में रेसिस्टेंस 0 होता है, चालकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि इसका उल्टा ये होता है, ये अति निम्न ताप होता है। अब ठोस से द्रव बदलेगा, द्रव से गैस बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं ये देखना। इसे बना लीजिए एक डायग्राम। ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। ठोस से द्रव बनेगा तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं, द्रवनांक। मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर लिक्विड से ठोस हो जाए इसको हिमोंक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और लिक्विड से गैस बन गया, इसको क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और गैस से सॉलिड बन गया, डायरेक्ट गैस द्रव में न बदल कर डायरेक्ट सॉलिड में बन गया, ये इसको निस्तापन कहते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन, हिंदी में निस्तापन। इस बार दरोगा के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, जब पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो क्या क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, या कंडेंसेशन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया था। गैस से डायरेक्ट सॉलिड, और सॉलिड से गैस लिक्विड ना बन के डायरेक्ट बन गया गैस, तब क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर हो गया, कपूर द्रव में नहीं बदलता है, या तो सॉलिड रहेगा नहीं तो गैस रहेगा। अमोनियम क्लोराइड या तो सॉलिड रहेगा नहीं तो गैस रहेगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। अगर गैस से डायरेक्ट आ गया यहाँ लिक्विड में तो संघनन कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसन। सॉलिड से लिक्विड आएगा, ठोस से द्रव बनेगा तो इसको द्रवनांक कहेंगे। अगर लिक्विड से सॉलिड बन गया यानी द्रव से ठोस बनेगा तो इसको हिमोंक कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, जमना जिसको बोलते हैं। और द्रव से गैस बन गया तो क्वथनांक या वेपोराइजेशन भी कहते हैं, वाष्पन भी कह सकते हैं, वाष्पन, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। अगर गैस से आ गया ये लिक्विड तो इसको संघनन का, संघनन होने के बाद ही प्रायः जो बारिश होता है, मान लिया ये अरब सागर से जो भी आ रहा है, यहाँ मानसून आता है, ये पर पश्चिमी घाट इसके सहारे चढ़ता है, यहाँ पर बारिश हो जाता है संघनन होके, गर्म होके ऊपर चढ़ता है हवा, फिर ठंडा होकर संघनित होकर फिर द्रव में बदल जाता है, तब बारिश होने लगता है इस साइड।
ये इसके सहारे, ये पहाड़ होता है पश्चिमी घाट, इसके सहारे चढ़ता है, इधर से आता है हिंद महासागर, अरब सागर से होते हुए पानी गैस में बदलता है, ऊपर चढ़ता है, फिर गैस धीरे धीरे ठंडा जो होगा, ठंडा होगा संघनन हो जाएगा, संघनन होगा तो फिर धीरे धीरे बारिश होने, इस क्षेत्र में बारिश होता है जबकि इस क्षेत्र में नहीं होता है। जैसे बॉयल कर रहे हैं कोनो बर्तन में, इस पर ढक्कन लगा दिए कोनो, यहाँ पर आग लहरा दिया। जैसे बर्तन में बॉयल कीजिएगा तो धीरे 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 गर्म हो गया तो वाष्पिक होगा, इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद कुछ देर बाद देखिएगा ये बर्तन के तल में बूंदा बूंदा होता है। जैसे टेम्परेचर घटेगा तो वो धीरे धीरे संघनन होने जाता है, ये गैस जो होता है वाष्पित हुआ वो धीरे धीरे बूंद, पेंदिम होता है बूंद जो होता है द्रव का बूंद धीरे धीरे हो जाता है। तो वो इसी तरफ से जब गर्म इधर समुद्र से आया, इधर चढ़ गया, ऊपर टेम्परेचर बढ़ा तो ऊपर गया, टेम्परेचर जो ही घटा तो धीरे धीरे वाष्प धीरे धीरे संघनित होकर द्रव के बूंद में हो जाता है, तो यहीं पर बारिश होने लगता है। अब रासायनिक आधार पर तत्व के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक आधार पर तत्व का वर्गीकरण। इसमें बताया 3 तरह का होता है। तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। तत्व हम लोग पहले पढ़ते हैं। तत्व भी 3 प्रकार के, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। धातु हो गया, उपधातु हो गया और अधातु हो गया। ये पाया जाता है ठोस अवस्था में, धातु जितना भी है, जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब। सोना हो गया Au, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब हो गया। धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में रहता है पारा, Hg, ये हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। और एक कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर लिथियम भी, Li मतलब लिथियम, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है लिथियम। कमरे के टेम्परेचर पर लिथियम भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन Hg पारा जो होता है हमेशा द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। उपधातु, ये तो कुछ गुण होता है धातु का, कुछ गुण होता है अधातु का। ये विद्युत का कुचालक भी होती है और सुचालक भी होता है। प्रायः तो कुचालक ही होता है, विद्युत का कुचालक होता है और सुचालक भी होता है। सुचालक में आता है ग्रेफाइट, गैफ्रीन, कार्बन का प्रारूप है। ये दोनों विद्युत का सुचालक पाया जाता है, बाकी सब कुचालक ही पाया जाता है। और धातु में सभी विद्युत का कुचालक होता है। इसकी संख्या टोटल 22 है। दस सॉलिड, 1 लिक्विड और 11 गैस होता है। एक लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन जो होता है, हमेशा धातु ऐसा है जो कि हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन हमेशा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, बाकी 10 सॉलिड और 11 गैस में पाया जाता है। उपधातु में जैसे आ जाता है, जिसमें गुण हो जाता है धातु और अधातु के बीच का गुण हो जाता है। विद्युत का कुछ कुचालक भी होता है और कुछ सुचालक। सुचालक में ग्रेफाइट, गैफ्रीन होता है। लकड़ी जो सूखा लकड़ी होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वही अगर जला हुआ लकड़ी
जला हुआ लकड़ी। विद्युत का कुचालक नहीं, सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। जला हुआ लकड़ी या चारकोल जिसको बोलते हैं। इस प्रकार शुद्ध पानी, मिनरल वाटर होता है विद्युत का कुचालक। अगर अशुद्ध, जैसे उसमें कोई भी अशुद्धि मिला दिया तो वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। उसी प्रकार ये ठोस, अगर सूखा लकड़ी होता है विद्युत का कुचालक, लेकिन जला हुआ लकड़ी विद्युत का सुचालक होता है, जिसको चारकोल हम लोग बोलते हैं। तत्व है क्या? तत्व वह मूल, जो भी पदार्थ होता है वह मूल वस्तु से बना होता है, जिसे न तो रासायनिक विधि द्वारा अलग से कर सकते हैं, न भौतिक द्वारा। इसे न तो रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं और न ही भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। न तो रासायनिक विधि द्वारा और न तो भौतिक विधि द्वारा, न तो भौतिक द्वारा अलग कर सकते हैं ये तत्व। जैसे सोना हो गया या लोहा हो गया। लोहा की ये टुकड़ा है, इसको अगर तोड़ भी देंगे, दो भाग में बांट जाएगा तो लोहा ही रहेगा। इसको लोहा से थोड़े कुछ बन जाएगा, तो लोहा ही रहेगा। तो इसको न तो अलग कर सकते हैं रासायनिक विधि द्वारा और न भौतिक द्वारा। ये मूल रूप से बना हुआ तत्व होता है, पदार्थ जो मूल प्रकृति जो बना होता है तत्व होता है। इसे न तो रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं और न तो भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को अलग कर सकते हैं। यौगिक है क्या? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, इसमें निश्चित अनुपात में मिलल रहता है। निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। इसमें निश्चित अनुपात होगा, किसी भी अनुपात में आप नहीं मिला सकते, निश्चित अनुपात होगा। जैसे H2O, जैसे जल, इसमें निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन का 2 भाग है, ऑक्सीजन का 1 भाग है। 2:1 में मिलेगा, तब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलने से ही जल बनेगा। तो अनुपात निश्चित है। इसको अलग कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। जैसे NaCl हुआ, NaCl, नमक, इसमें अनुपात क्या है? सोडियम का 1 अनुपात है और क्लोरीन का 1 अनुपात है। अनुपात निश्चित है, ये यौगिक है। मिश्रण क्या है? इसमें भी 2 या 2 से अधिक तत्व रहेगा, लेकिन इसमें अनुपात निश्चित रहेगा, इसमें निश्चित अनुपात नहीं होगा। निश्चित अनुपात नहीं होता है। किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण बन जाएगा। मान लीजिए 5 किलो 10 kg ले लिए बालू और उसमें 2 किलो गिट्टी मिला दिए, तो हो गया मिश्रण। दोनों को मिला दीजिए और गिट्टी को चून के अलग कर सकते हैं। भौतिक मतलब हाथ गोर ये सबसे भी चाल उल के हम लोग अलग कर सकते हैं। इसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं या फिर रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। इसे अलग किया जा सकता है, भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। बालू को चलनी में छाल लीजिए, बालू गिर जाएगा, गिट्टी रह जाएगा तो अलग कर लिए। नमक और पानी को मिश्रण अगर रहेगा,
नमक हो गया और पानी हो गया, दोनों का मिश्रण बना किसी भी अनुपात 5 किलो नमक ले लीजिए, 1 किलो पानी दे दीजिए, या 5 किलो पानी में 1 किलो नमक दे दीजिए। इसको अलग कैसे कर सकते हैं, गरम कर दीजिए, गरम कीजिएगा, पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा नीचे, इसको अलग कर सकते हैं। तो इसको भी अलग कर सकते हैं, इसको रासायनिक विधि द्वारा, इसे भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें भी 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात मिलता है, इसमें अनुपात निश्चित नहीं पाया जाता है। अब धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, धातु और धातु इधर कर लीजिए, इसमें अंतर क्या होता है, ये विद्युत का यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। आप बाद में खाली दे दीजिएगा पारा और लिथियम, लिथियम कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु एक भी ऐसा नहीं है कि जो कि गैस में पाया जाता है, गैस में नहीं पाया जाता है। अपवाद में सिर्फ पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु प्रायः गैस अवस्था में पाया जाता है। इसमें भी अपवाद है, और धातु ठोस और द्रव दोनों में पाया जाता है, ठोस प्लस द्रव। अपवाद में सिर्फ ये वो है, ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत का ये होता है सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में सिर्फ होता है सीसा, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। अपवाद में ग्रेफाइट हो गया, गेफ्रीन हो गया, विद्युत का सुचालक होता है ये दोनों। और एक अभ्रक होता है, ये ऊष्मा का होता है सुचालक, और विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये ऊष्मा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी कुचालक होता है दोनों का। यह अभ्रक धातु नहीं है, ये हम वैसे लिखा रहे हैं आपको। जो हीटर होता है, देखिए हीटर का जो अभ्रक का ही तार लगा रहता है, उसमें का सुचालक होता है, जब कुछ छुइएगा तो करंट वरेंट नहीं मारेगा, कुचालक होता है। धातु जो होता है तान सकते हैं, जैसे ये है, इसको पत्थर से इसको लंबा पीट कर लंबा किया जा सकता है। आघात वर्णीय और तन्य होते हैं। धातु आघात वर्णीय और तन्य होते हैं, जबकि इसको पीटिएगा तो भंगुर टूट जाएगा, ये भंगुर होता है।
इसका जो होता है अम्लीयता दोनों का धातु और अधातु, धातु की अम्लीयता क्षारीय होती है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होती है, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होती है, यह अम्लीय होता है। इसका जो ऑक्साइड जो होता है वह धातु का ऑक्साइड और धातु का ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीयता होती है, जबकि धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु का ऑक्साइड जैसे कि कोई भी धातु ले लीजिए, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड होगी, जिसकी ऑक्साइड क्षारीयता आती है, जबकि अम्लीयता कोई भी धातु ले लीजिए, कार्बन हो गया या कोई भी उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NO2, ये हो गया अम्लीयता पाई जाती है इसका। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।